Hello guys, in this video we are going to talk about electrical engineering first chapter 6 DC circuits. चैप्टर 6 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट का डीसी सर्किट. सो इसमें हम लोग देखेंगे डीसी सर्किट में ओम्स लॉ देखेंगे और देखेंगे रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, ये सब देखेंगे. सो इससे पहले अगर आपको नोट्स चाहिए या बुक का पीडीएफ चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप ले सकते हैं. ठीक है. सो देख लेते हैं पहला ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं 11th 12th में भी, 10th में 12th में पढ़े हैं. यदि किसी धारावाही चालक, इफ़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, यदि कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है, तो इसके फिजिकल कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं. इफ़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस, यदि किसी धारावाही चालक की ताप, दाब, भौतिक अवस्थाएं नियत रहें, मतलब चेंजेस न हों, तो उसके चालक तारों की सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड जो उसमें बहने वाली करंट है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं. V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है. सो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? R. सो V इज इक्वल टू R इंटू आई. अब आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कौन सा ओम्स लॉ को फॉलो करता है, कौन सा ओम के नियम को फॉलो करता है, तो इस पे टिक करिएगा, ना कि इस पे ये गलत है, इस पे टिक करिएगा. ये तो हम लोग लगाते हैं ना, ये फॉर्मूला बनाने के लिए लगाते हैं, और ये जो है ये ओम्स लॉ है, ना कि ये. सो यहाँ पे R जो होता है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है एंड इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस. अब देख लेते हैं अब इसका यूनिट क्या होता है. इसका यूनिट होगा ओम एम्पियर. इसका यूनिट वोल्ट होता है, सीधे वोल्ट भी बता सकते हैं या ओम एम्पियर भी बता सकते हैं. तो अब देख लेते हैं यहाँ पे आप अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं. व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? अब रेजिस्टेंस सबको पता है, V इज इक्वल टू R इंटू आई है, तो उसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं R की वैल्यू. सो हो जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन आई. तो एक ऐसे भी डिफिनेशन बनता है, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करेंट. रेजिस्टेंस क्या है? वोल्टेज और करेंट का रेशियो है. ठीक है. और इसका मात्रक होता है वोल्ट पर एम्पियर, ये हो सकता है. अगर आपसे दे दिया ओम, तो सबको पता है कि इस आर का मात्रक, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम भी होता है, ओम, या इसे ओमेगा भी बोलते हैं. ये हो गया. तो अब ओम हो गया इसका मात्रक. अब देख लेते हैं कि अब रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस पहली बात लेंथ पे डिपेंड करता है. लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. इसके प्रोपोर्शनल होता है. अब देखते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू. अब ऐसे कर सकते हैं, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A. ये हो गया. अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने की हम लोग एक कांस्टेंट लगा देते हैं, उस कांस्टेंट को कहते हैं रो. अब इसको रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं. ये जो रो है ना, इसको रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं. रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोधकता. अब यहाँ से अब जैसे अब देखिए क्या पड़ता है टेम्परेचर पे, जब रेजिस्टेंस पे जब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है तो क्या होता है. अब मान लीजिए रेजिस्टेंस जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी चालक तार की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है. मान लीजिए अब जैसे जैसे जितना लंबा तार रहेगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेंगे, बिकॉज इट इज़ फॉलोइंग, ये रूल फॉलो कर रहा है. सो इस रूल के अकॉर्डिंग यदि कोई चालक तार बहुत लंबा है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा. अब दूसरा देख लेते हैं. अब देखिए 1/A है. अब देखिए यदि क्या होगा, यदि तार बहुत मोटा है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी और उसमें करंट अच्छे से फ्लो होंगे. तो अब अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, इफ़ टेम्परेचर राइजेस, यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा. यदि टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस भी घटेगा. तो इससे हम लोग कह सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है. ये भी तो एक फार्मूला बन सकता है कि ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल. ये आपको याद करने के लिए, ऐसा कोई
वो नहीं दिया गया, बट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, लेंथ बढ़ता है। इफ़ अ हियर्स कंडक्टर, तो उस कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। हम लोग जानते हैं कि यदि बहुत ही ज़्यादा लंबा वायर होगा तो उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, करंट ज़्यादा नहीं फ्लो होगा, उसमें करंट तो फ्लो होगा पर हमारा बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। तो इसलिए बड़े बड़े जैसे हीटर वूटर में, इन सब में मोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसकी ज़्यादा रहती है उसी टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसलिए मोटे मोटे वायर यूज़ किए जाते हैं हीटर्स में, प्रेस में, मिक्सर में, इन सब में। तो ये हो गया। अब यहाँ से पूछ दिया व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, तो हियर इज़ द रेजिस्टिविटी ये होता है। तो रेजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला निकाले इसके अकॉर्डिंग, इसको देख के निकालते हैं अगर यहीं पे, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब इसका यहाँ से मात्रक ले लेते हैं ओम मीटर, इसका मात्रक हो गया ओम मीटर रो का। अब ये हो गया। अब देख लेते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो पढ़े ही। अब सेमीकंडक्टर पे क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सेमीकंडक्टर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। सो करंट इंक्रीजेज ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा। ये है इसका, ये बन सकता है। अगर ये टी टेम्परेचर मान लेते हैं और इसको आर, तो देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, घट रहा है घट रहा है घट रहा है ऐसे। ये हो गया सेमीकंडक्टर। अब नॉन मेटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि कोई नॉन मेटल है तो देखिए, अगर नॉन मेटल हैज़ लेस मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल के पास बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा कम। इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं बट हियर्स नॉट एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ही लेस नंबर में होते हैं। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इट जनरेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ढेर सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करते हैं। इट हैज़ नॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो करंट कैन नॉट फ्लो। नॉन मेटल में करंट फ्लो नहीं होता है। तो जैसे ये हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ा तो टेम्परेचर घटा, या टेम्परेचर घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मीन्स इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ये हो गया। अब देख लेते हैं एलॉय। एलॉय क्या होता है। एलॉय पर एक एलॉय ही ऐसा होता है कि जिस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि टेम्परेचर बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं रहता, उसका रिमेंस कांस्टेंट रहता है। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर, एलॉय पर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एलॉय व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, when we increase temperature at alloy, तो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं एलॉय पर तो क्या होता है, अफेक्ट द रेजिस्टेंस मीन्स हियर विल बी नो चेंज इन द रेजिस्टेंस, मीन्स ये इसको इफेक्ट नहीं करता है, डज नॉट अफेक्ट, ये डज नॉट अफेक्ट करता है, मीन्स ये इफेक्ट नहीं करता है। जैसे अगर कोई एलॉय ले लिए, मिश्र धातु ले लिए और उस पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे पीतल का बर्तन हो गया, अब उसका टेम्परेचर चाहे कितना ही बढ़ा दीजिए, वो पीतल का बर्तन जो है वो अपना शेप चेंज नहीं करता है। ये आप अपने मतलब डेली लाइफ में भी इसको ले सकते हैं। जैसे इफ़ यू हैव, यदि आपके पास कोई पीतल का बर्तन है, समझिए लोटा है, लोटा या कटोरी है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो इसका ये, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, टेम्परेचर बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब हीट का इफेक्ट क्या पड़ता है। हीट का इफेक्ट पड़ने पे क्या होता है, हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाते हैं तो इंक्रीजेज नंबर ऑफ, वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया,
हीट हो गया, कॉलिजन हो गया। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब देखिए दिस इलेक्ट्रॉन डू मच कॉलिजन्स, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, डिफ्यूज कॉलिजन करते हैं, ठीक है, कॉलिजन करते हैं। व्हेन कॉलिजन इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों का टकराव होता है तो हीट जनरेट होता है, हीट बढ़ता है, हीट बढ़ने लगता है, ठीक है, ये हो गया। अब हीट का फॉर्मूला देख लेते हैं, हीट इज इक्वल टू कितना होता है। हीट को एच से डिनोट करते हैं, I²RT होता है हीट का फॉर्मूला, ये हो गया। और पावर देख लेते हैं, पावर और निकालने का आ जाता है, पावर V/I होता है, पावर का मात्रक वॉट होता है। अब देख लीजिए वर्क निकालना है, तो अब जैसे मान लीजिए कि दिया गया है वर्क, अब कोई वर्क निकालना है, जैसे कि समझिए एक बल्ब है, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है और वोल्ट है वो 220 वोल्ट पे काम कर रहा है। तो अब पूछ रहे हैं कितना हीट ये लेगा। समझ लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक बल्ब है, बल्ब उसका 10 ओम है रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, कितने वोल्टेज पे हम लोग को पता है, हम लोग के डोमेस्टिक, हम लोग के घरों में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट होता है। तो ये अगर नहीं भी दिया रहेगा तो आप अपने से दिमाग लगा के आपको करना है, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस दे दिया तो। अब आपको फाइंड आउट करना है हीट इन सेकेंड, फाइंड द हीट जनरेटेड इन सेकेंड, एक सेकेंड में कितना हीट जनरेट हो रहा है। तो आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग H=V²RT, ये है फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे H का फॉर्मूला ये भी होता है और एक H का फॉर्मूला ये भी होता है I²RT। तो ये देखिए यहाँ पे तो I दिया नहीं है, यहाँ पे R दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं, टाइम भी दिया हुआ है। तो अब देखिए T 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो देखेंगे H निकालना है, हीट निकालना है कि एक बल्ब, यदि एक बल्ब है उसका जो रेजिस्टेंस का मान है 10 ओम है और वो 220 वोल्टेज पे काम कर रहा है और वो एक सेकंड में कितना हीट जनरेट करेगा, एक सेकंड में हाउ मच हीट जनरेट्स, कितना हीट जनरेट करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूला के अनुसार हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो देख लेते हैं कि वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट और R कितना दिया हुआ है 10। अब देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, सेकेंड 1 सेकेंड दिया हुआ है। अब 220 बटा 10, 10 से 10 कट गया, गुणे 1 हो गया, ठीक है। अब 220 का जब गुणा करेंगे तो 884 नॉट 44, 884 आया। अब ये एक जीरो है लगा देंगे, अब ये आ गया जूल, हीट को मापते हैं जूल में, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है ऑप्शनल में कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट क्या है, तो जूल है। पावर का यूनिट पूछ सकता है, वो है वॉट है, और फिर से रेजिस्टेंस का पूछ सकता है तो ओम है या फिर वोल्ट पर एम्पियर भी है, ठीक है। रेजिस्टिविटी का पूछ सकता है ओम मीटर, या फिर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ही दे सकते हैं, या फिर दे सकता है कि जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, बिकॉज रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो गया, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का KCL एंड KVL नियम, फिर देखेंगे कि कौन कौन सा है, आगे देख लेते हैं। आगे है थेवेनिन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर थ्योरम, ट्रांसफ़र थ्योरम नॉट ट्रांसफार्मर थ्योरम, ये सब देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वो वीडियो अपलोड होगा कल। एंड इसका जो नेक्स्ट, इस पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो आज ही अपलोड होगा शाम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।